नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आने वाले दिनों में देश के बड़े छोटे हर शहर में लंबे लंबे पावर कट देखने को मिल सकते हैं। जी हां, यह आशंका है। दरअसल जिस तरह देश में कोयले की किल्लत बढ़ी है, उससे सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें पैदा हो गई हैं। बिजली कंपनियों के पसीने छूट रहे हैं। खबरों की माने तो देश में 64 प्लांट्स में सिर्फ 4 दिन से भी कम का कोयला का स्टॉक बचा हुआ है। कोशिश करेंगे आज कि की किल्लत क्यों हुई है, इसका लोगों पर क्या असर होगा, क्या आने वाले दिनों में पावर कट के साथ बिजली भी महंगी होगी। तमाम मुद्दों पर करेंगे बात। क्या है कोयला संकट का ये पूरा मुद्दा, इसे समझने की कोशिश करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए, इस पर चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। देश में कोयले का संकट गहरा गया है। अगर कोयले का संकट देश में और गहराया तो फिर आपके घरों की बिजली भी गुल हो सकती है। बिजली कंपनियों के पास महज 4 दिन का कोयले का स्टॉक है। जाहिर है ये हालात पावर सेक्टर के लिए किसी बड़ी आफत से कम नहीं। स्थिति नहीं सुधरी तो देश में भारी बिजली संकट से जूझना पड़ सकता है। देश की करीब 70% बिजली कोयले से पैदा होती है। लिहाजा इस महासंकट को देखते हुए बिजली का उत्पादन करने वाले आधे से ज्यादा प्लांट्स अलर्ट पर रखे गए हैं। देश में कोयले पर चलने वाले 135 बिजली घरों में स्टॉक नहीं के बराबर बचा है। इनमें से करीब 100 ऐसे हैं जहां पर कोयले का स्टॉक खत्म होने की कगार पर है। यही नहीं, 13 प्लांट तो कभी भी ठप हो सकते हैं। चलिए समझते हैं कि आखिर कोयले की किल्लत की वजहें क्या हैं। दरअसल इसकी एक बड़ी वजह विदेशी कोयले के बढ़े दाम और ढुलाई के खर्च में हुई बढ़ोतरी है। भारत इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से भी कोयले का आयात करता है। इंडोनेशिया से ही आने वाले कोयले की कीमत करीब $60 प्रति टन से बढ़कर $200 प्रति टन तक पहुंच चुकी है। कीमतों में आए तेज उछाल से कोयले का आयात कम हुआ है और देसी कंपनियां अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए घरेलू कोयला खरीद रही हैं। दूसरी वजह झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में ज्यादा बारिश से कोयला खनन के काम में काफी मुश्किलों का आना है। एक तरफ कोयले के उत्पादन में कमी आई है तो दूसरी तरफ 2 साल में बिजली की कुल खपत में 18% यानी 2000 करोड़ यूनिट की बढ़ोतरी भी हुई है। कोरोना के चलते बंद पड़े कल कारखानों के चालू होने से भी और डिमांड बढ़ने से भी कोयले की खपत काफी बढ़ गई है। अब कोयला संकट के असर की बात करें तो सबसे बड़ा असर बिजली उत्पादक कंपनियों पर पड़ रहा है। यूपी के हरदुआगंज की एक 110 मेगावाट और एक 250 मेगावाट का प्लांट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। झांसी के परीक्षा में 210 और 250 मेगावाट क्षमता के प्लांट से बिजली उत्पादन ठप हो गया है। साथ ही ओबरा प्लांट के पास 4 दिन और अनपरा के पास 3 दिन के लिए ही कोयले का स्टॉक बचा है। अगर यहाँ भी उत्पादन ठप हुआ तो बिजली सप्लाई में कमी आना तय है। जिस तरह से कोयला लगातार महंगा हो रहा है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में बिजली महंगी भी हो सकती है। सरकार का भी कहना है कि कोयला संकट अगले 5-6 महीने और खिंच सकता है। फिलहाल सरकार मौजूदा हालात को देखते हुए कोल इंडिया और एनटीपीसी के साथ मिलकर कोयला खदानों का उत्पादन बढ़ाने के उपायों पर विचार कर रही है। कोल इंडिया ने भी साफ कर दिया है कि इन हालातों में उन्हीं कंपनियों को पहले कोयला मिलेगा जिन्होंने बकाये का भुगतान कर दिया है। मौजूदा हालात को देखते हुए लगता है कि लोगों को लंबे लंबे पावर कट के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हालांकि सरकार का दावा है कि स्थिति को काबू कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस खबर पर चर्चा के लिए इस वक्त मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ हैं आलोक पर्ती साहब, जो कि पूर्व सचिव हैं कोयला मंत्रालय के। पर्ती सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं पार्थ भट्टाचार्य जी, जो कि पूर्व चेयरमैन हैं कोल इंडिया के। भट्टाचार्य सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं देवाशीष मिश्रा, जो कि डेलॉइट से हैं हमारे साथ इस वक्त। देवाशीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पर्ती सर, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। हर कोई स्तब्ध है सर कि ये अचानक से ये इतना बड़ा संकट कैसे खड़ा हो गया, इसके पीछे वजह क्या हुई। जरा समझाइए हमें कि ये समस्या इतनी गंभीर कैसे हो गई कि अब 2, 4, 5 दिन के लिए ही भंडार जो है वो बचा हुआ है। ऐसा है कि समस्या तो जरूर है, इसको परे हटाया नहीं जा सकता, ना ही इस पे इनकार करा जा सकता है। परंतु जो सवाल है कि समस्या कैसे खड़ी हुई।
समस्या खड़े होने के कई कारण हैं। एक तो ये है कि करीब लास्ट समझ लीजिए 17-18 महीने जब से कोविड का फर्स्ट वेव शुरू हुआ है, तब से चढ़ाव उतार चल रहा है पावर के डिमांड में और कोयले के प्रोडक्शन में। कोविड से कोयले का प्रोडक्शन भी इम्पैक्ट हुआ है और डिमांड भी इम्पैक्ट हुई है। जो पीरियड जिस समय स्टॉक बिल्डअप होता है पावर स्टेशंस पर, उस समय ये समस्या कोविड की थी और वो स्टॉक बिल्डअप नहीं हो पाया। तो इसलिए ये सडनली समस्या जो है, जो आपको नज़र आ रही है, उसके और भी कारण है। डिस्कॉम्स जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस भी बहुत पुअर हैं। उनके लिए रिस्क लेना भी मुश्किल है, फाइनेंशियल रिस्क, इसलिए वो भी बड़ी सतर्कता से चल रहे हैं। इसलिए वो भी जल्दी किसी प्राइस पे पावर ख़रीदने के लिए तैयार नहीं होते हैं। एक और समस्या है जो रिसेंटली कह लीजिए हुई है, वो ये है कि बारिश की वजह से कई जगहों पे माइनिंग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है। वैसे कि ये सीज़न में नॉर्मली जो कि रेनी सीज़न होता है, उसमें माइनिंग मध्यम हो जाती है, कारण सबको पता है, और उसको मेकअप करने के लिए नॉर्मली हाइडल पावर को यूज़ करा जाता है। आज के दिन में ये समस्या थोड़ा सा बढ़ गई है, क्योंकि जो है पानी इतना बढ़ गया है और कई जगहों पे माइंस में पानी इतना हो गया है कि माइनिंग करने से कमी आ रही है, जो कि कोल मिनिस्ट्री के हिसाब से करीब डेली के हिसाब से करीब 60,000 टन्स की कमी डेली आ रही है। बिल्कुल। तो ये एक है, बट सबसे बड़ी बात जो है कि सबसे बड़ी क्या लगती है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ और है जो कि ध्यान में आना चाहिए, वो है कि इंटरनेशनली कोल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं। उसके कारण कई हैं, बट उसको कारण में ना जा कर के केवल ये देख लीजिए कि प्राइसेस बढ़ने का इंडिया के ऊपर का इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल। कई पावर स्टेशंस हैं, कोस्टल पावर स्टेशंस कहते हैं, जहाँ पे केवल इम्पोर्टेड कोल यूज़ करा जाता है। बिल्कुल। यहाँ से बिजली उत्पादन मेरा ख्याल है बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि ये कोयला बहुत महंगा हो गया है, इम्पोर्टेड कोल। बिल्कुल सर, यानी कि आपने 2-3 जो बुनियादी कारण हैं वो प्रोडक्शन, बिल्कुल सर, उत्पादन में कमी आई है, जो डिमांड है वो बढ़ी है, और साथ ही साथ देश में जो कोल इंपोर्ट की समस्या इसलिए भी आ रही है, जो सरकार ने भी कहा है कि ग्लोबल कोल प्राइसेस काफी महंगे हुए हैं और उसके बाद सप्लाई भी थोड़ी सी टाइट हुई है। ये बुनियादी कारण हैं कोयले की कमी के और उससे उत्पन्न संकट के। लेकिन पार्थ भट्टाचार्य सर, अब ये संकट कितना और खींचेगा? सरकार कह रही है कि हम इस पर काबू पा लेंगे, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ पावर यह भी कह रही है कि अगस्त 2021 से देश में पावर की डिमांड भी बढ़ गई है, ऊर्जा की डिमांड भी बढ़ गई है। पावर कंजप्शन अगस्त में 124 बिलियन यूनिट्स रहा, 18 से 20% इंक्रीज है सर ये ईयर ऑन ईयर। अगर हम देखें तो ये तो आगे बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे अनलॉक होगा बिजली की खपत और बढ़ेगी। तो ऐसा तो नहीं है सर कि ये संकट कहीं लंबा ना हो जाए? देखिए, मेरे विचार में मैं पट्टी साहब से सहमत हूं जो उन्होंने कहा है। मैं थोड़ा सप्लीमेंट्री पॉइंट्स बोलना चाहूंगा। एक तो है कि हमने जो 21-22 वित्तीय साल जो शुरू किया है, वो एक अच्छा स्टॉक लेवल लेके शुरू किया। हमारा 100 मिलियन टन पहुंच गया था स्टॉक, तो 100 मिलियन टन स्टॉक इज द रिकॉर्ड स्टॉक। तो उतना ज्यादा स्टॉक लेके हम चालू किए हैं, उससे हम ड्रॉ डाउन कर रहे हैं। और ये जो 6 महीना गया है, इस 6 महीना में हम 58 मिलियन टन स्टॉक ड्रॉ डाउन किए हैं। आज भी हमारे पास 42 मिलियन टन स्टॉक मौजूद है, और 42 मिलियन टन स्टॉक एट द एंड ऑफ सितंबर इज अ गुड फिगर, खूब बहुत खराब नहीं है। हम 2019 का बात करते हैं, 2019 में करीब ये 19 मिलियन टन में पहुंच गया था, उससे हम बेटर जगह में। हमारा हर महीना जो कोल स्टॉक ड्रॉ डाउन जो हो रहा है, वो करीब 8-9 मिलियन टन करके हो रहा है। तो मान लीजिए अक्टूबर में हमारा ड्रॉ डाउन चलते रहेगा, हो सकता है हम 10 मिलियन और ड्रॉ डाउन करके हम पहुंच जाएंगे करीब 42 है तो 32 मिलियन में पहुंच जाएंगे।
लेकिन जो ट्रेंड रहा है हर साल का मोर और लेस, नवंबर में हम नॉर्मली ब्रेक इवन करते हैं, मतलब हमारा ऑफ टेक और प्रोडक्शन ब्रेक इवन हो जाता है, और दिसंबर से हम स्टॉक एक्विजिशन चालू करते हैं। 7-8 मिलियन टन स्टॉक एक्रू करते जाता है, प्रोडक्शन डिमांड से ज्यादा हो जाता है, और करके हम पहुंच जाता है लास्ट ईयर जैसा हम 100 मिलियन में पहुंच गए थे। एक्चुअली 8-9 मिलियन टन बढ़ते बढ़ते मार्च महीने में जाके 20-21 मिलियन टन बढ़ के एक बड़ा फिगर पहुंच जाता है। इस बार जो होगा, हमें लगता है 42 मिलियन टन से हम 100 मिलियन में तो जरूर नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि पावर का डिमांड ज्यादा है, पावर स्टेशन को कोयला चाहिए, एक्सेट्रा, PLF थोड़ा बढ़ रहा है, तो ये बात तो है। इसीलिए हमारा कोयला का स्टॉक फिर भी बढ़ेगा, अभी जो है 42 से बढ़ेगा, बढ़ के हो सकता है 60-65 तक पहुंचेगा, 100 तक नहीं पहुंचेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये ऐसा कोई समस्या है, पहले भी ऐसा चीज हुआ था। हो सकता है कि आज के दिन में जो नंबर है 104 प्लांट में जो 4 डेज के बराबर है, तो दैट इज अ लिटिल स्केरी, थोड़ा ज्यादा है हिसाब से, लेकिन ऐसा हुआ था पहले। लेकिन हमको अभी अच्छा टाइम मिल गया। फॉर्चुनेटली हम जो खराब टाइम, जो डिफिकल्ट टाइम जो है, कोविड का पीरियड Q1 पार हो चुके हैं, Q2 पानी का पीरियड वो भी पार हो चुके हैं, अभी ड्राई मंथ्स आ रहा है, आ गया है। सो अभी से हम संभाल ले पाएंगे ऐसा हमें लगता है। अब जो इम्पोर्टेंट मैं सर आपके इसी से मैं क्यों ले रहा हूं, आपने कहा कि ऐसा पहले भी हुआ है। देवाशीष, मैं आपके पास भट्टाचार्य सर की इसी बात पे आगे आऊंगा। ये हर साल होता है। देखिए, आम दर्शक, आम आदमी के लिए ये क्राइसिस की भारी भरकम चीजों को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो एक चीज जानता है कि ये हर साल ऐसी खबरें आती हैं। हर साल हम देखते हैं कि किसी न किसी मौसम के, किसी न किसी के महीने के आसपास हम सुनते हैं कि भाई फला पावर प्लांट में शॉर्टेज होने वाला है, पावर कट होने वाला है, बिजली महंगी होने वाली है। वो तो यही समझता है, छोटी छोटी चीजें। अब वो एक ही सवाल पूछता है देवाशीष कि जब हर साल ऐसा होता है तो हम तैयार क्यों नहीं रहते? क्या करना चाहिए ऐसा कि इसका कोई दीर्घकालिक सॉल्यूशन निकाला जाए? क्योंकि पेन तो हमें हर साल दिख रहा है, सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाल पाते हम? देवाशीष। नहीं, ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं। ये कई सारे सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। जैसे वर्ती साहब बता रहे थे पहले कि जो डिस्कॉम्स हैं उनके फाइनेंशियल कंडीशंस पे भी डिपेंड होता है, क्योंकि वो जो कोरोना वायरस के टाइम में 2020-21 में उनका जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल डिमांड कम हो गया था, उससे उनका फाइनेंशियल कंडीशंस पे भी फर्क पड़ा। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो बोलता है कि 22 दिन का आप कोयला स्टॉक रखिए अपने पावर प्लांट में, ये मानसून चालू होने से पहले, उनका फाइनेंशियल कंडीशन ही नहीं होता कि वो रख पाए 22 दिन का। तो अगर ये कोल इंडिया प्रोड्यूस भी कर दे तो ऐसा है, कोयला ऐसा चीज है कि वो बारिश में भी और ऐसे भी धूप में भी वो बहुत ज्यादा माइन करके आप रख नहीं सकते। उसको ट्रांसपोर्ट करके पावर प्लांट में कितना लेना पड़ता है, कितना माइन में रहेगा, ये ओपन कास्ट माइंस हैं सब, तो ये सबका एक हिसाब होता है। तो ये ये नहीं है कि पता नहीं है लोगों को कि क्या करना है, बट यही है कि फाइनेंशियल कंडीशंस है। और ये पावर सेक्टर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कंकरेंट सब्जेक्ट है। ये पावर डिस्कॉम जो है वो स्टेट के हाथ में आता है, तो इनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है उससे भी कुछ तो फर्क जरूर पड़ता है। और ये जो इतना भी नहीं है कि बिजली एकदम गुल हो जाएगी। जैसे सबने बता रहे हैं कि लास्ट कई दिनों से जितनी भी संस्थाएं हैं सब लगे हुए हैं। तो कोयला संकट है, ये आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन कोयला संकट क्या है, कि इसका असर क्या होगा, कब तक रहेगा, इसके कारण क्या है, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। मेहमानों का रुख करते हैं एक बार फिर से। परती सर, अब सीधा सीधा मेरा सवाल यही है सर, आम आदमी से जुड़ा हुआ। आपने भी डिस्कॉम्स का जिक्र भी किया कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं है। सीधा सवाल यह है सर, तो क्या वाकई में बिजली महंगी होने वाली है? थोड़ी तो महंगी होती नज़र आती है, जो कि इम्पोर्टेड कोल पे निर्भर है, क्योंकि इम्पोर्टेड कोल का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर बिजली जो हमारे देश में है वो डोमेस्टिक कोल पे डिपेंड करती है। डोमेस्टिक कोल की प्राइस बढ़ाने का कोई
अभी कोई आसान नहीं नज़र आते हैं। दो CMD CIL ने अनाउंसमेंट ज़रूर करा था कि 11% कोल प्राइस बढ़ाएंगे, बट मेरा ख्याल है इस समस्या को देखते हुए वो कोल प्राइस को नहीं बढ़ाएंगे। तो डोमेस्टिक कोल अगर मेजॉरिटी मतलब मेजर पार्ट ऑफ द पावर इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन डोमेस्टिक कोल, तो फिर पावर की प्राइस इतनी बढ़ती नज़र नहीं आती। हाँ, इम्पोर्टेड कोल पे है वो थोड़ा सा इम्पैक्ट जरूर होगा उसका। यानी कि जब तक हमारी इंपोर्ट पे निर्भरता रहेगी तो उस दौरान हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्राइसेस हो, लेकिन अगर हमारा जो घरेलू उत्पादन है अगर वो ठीक ठाक स्थिति में आ जाता है तो फिर ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। भट्टाचार्य सर, पावर कट तो नहीं होगा ना सर आने वाले दिनों में? आम आदमी का सवाल। देखिए, पावर कट होने का चांस थोड़ा ही है। जैसा इंपोर्टेड कोल पर डिपेंडेंट जो पावर स्टेशन है जो इंपोर्टेड कोल ही यूज करते हैं, वो अगर इंपोर्टेड कोल का दाम बढ़ने के चलते और उसको ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं, मतलब प्राइस टैरिफ में रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, तो प्रोडक्शन को कट डाउन कर सकते हैं। दैट इज द ओनली वे। तो उसके लिए थोड़ा सा असर हो सकता है, बट बाय एंड लार्ज हमारा जो पावर जनरेशन होता है उसका मोटा मोटी 75 to 80% इज बेस्ड ऑन डोमेस्टिक कोल, और बाकी 20% या उससे भी कम हो सकता है 15% इज बेस्ड ऑन इम्पोर्टेड। वो इम्पोर्टेड कोल पर जो डिपेंडेंट है उसमें से कुछ गवर्नमेंट पावर स्टेशन है जिनको पास थ्रू का परमिशन है, तो वो पास थ्रू कर पाएंगे। जो प्राइवेट है उन लोग के पास पास थ्रू का परमिशन नहीं है, वो थोड़ा सा कट बैक करेंगे ऑन जनरेशन। टू दैट एक्सटेंट थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है ऑन पावर कट। ओके, देवाशीष, आम आदमी की हमने बात कर ली, पावर कट और बिजली महंगी, इन दोनों की आशंका बहुत कम है, लेकिन इंडस्ट्री पर एक इंपैक्ट होगा, सरकार भी मान रही है। सीमेंट इंडस्ट्री, ब्रिक किल्न्स हैं, इन पर असर पड़ सकता है। इंडस्ट्री पर किस तरह का असर पड़ने की आशंका है देवाशीष? इंडस्ट्री पर भी इतना कुछ असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा कई सारे इंडस्ट्रीज जैसे स्टील वगैरह उन लोग को कैप्टिव माइंस दिया गया है, और सरकार अभी लास्ट 2-3 दिन में ये भी किया है कि जिनके पास कैप्टिव माइंस हैं उनको भी बोला कि आप ज्यादा से ज्यादा माइनिंग करिए और उसका 50% आप कोल इंडिया के रेट में बाहर भी बेच सकते हैं। तो जो और ये एक चीज है कि जो अपना डिस्कॉम्स हैं, जिनका जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं, उन लोग वही कंज्यूमर्स 8 रुपए 9 रुपया टैरिफ देते हैं, तो डिस्कॉम कभी उनका पावर तो काटेगा नहीं करेगा। तो इंडिया में तो एटलीस्ट ये नहीं लग रहा है कि इंडस्ट्री और कमर्शियल का ऐसा कुछ डिसरप्शन होने वाला है। कुछ अगर कारण से अगर जैसे बाकी पैनलिस्ट ने बताया, कुछ अगर मार्जिन पे भी कुछ होता है तो डिस्काउंट्स मैनेज कर लेते हैं। और एक चीज आप देखिए कि जैसे जैसे बारिश खत्म हो गया है, अभी रिन्यूएबल भी थोड़ा पिकअप करेगा, सोलर वगैरह। इस साल जो विंड सीजन है लास्ट ईयर का विंड सीजन से बेटर है, और लेट मॉनसून अच्छा हुआ है, सितंबर में बारिश, तो डैम्स भी फुल होंगे। तो विंड, सोलर और हाइड्रो से भी कुछ डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा। तो कुल मिला के बता रहे हैं, कुल मिला के 15-20 दिन, एक महीना इतने की दिक्कत है देवाशीष? 15-20 दिन कल हाँ, ऐसा एक पॉइंट तो नहीं कर सकते हो। एक एंगल है कि जो डिमांड इतने आपके प्रोग्राम में बिगिनिंग में बताए थे कि डिमांड अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कुछ कारण से, तो अब डिमांड तो सर डिमांड तो देवाशीष बढ़ रही है, सप्लाई प्रतिशत डिमांड तो बढ़ रही है। अब इकोनॉमी ओपन अप हो रही है, डिमांड तो बढ़ेगी, बढ़ा हुआ है। तो प्रति सर एक आध हफ्ते 15 दिन हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड प्रति सर कह नहीं सकते। कल तो आप कुछ लोगों ने मंत्री जी से भी तो पूछा, बोले टच एंड गो है, तो ये तो एवरीबॉडी इज एट इट टू एड्रेस द सिचुएशन। मैं एक्चुअली आज के शो का क्रक्स निकालना चाहता हूं अपने दर्शकों के लिए, जो वो सुन के जाएं। सारी बात उन्होंने सुन ली, डिबेट सुन ली, 15-20 दिन रहेगा, हफ्ते भर रहेगा, 1 महीने रहेगा, ये उनको पता चलना चाहिए। प्रति सर ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, हफ्ते भर, 3 दिन, कितने दिन, बट ये है कि द अटेम्प्ट जो कि कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से, और मेरा ख्याल है कोल इंडिया पूरी कोशिश करेगा, ठीक, क्योंकि हमारा पावर सेक्टर इज हाईली डिपेंडेंट, मतलब मेजॉरिटी भट्टाचार्य कह रहे हैं 80% कोल प्रोडक्शन, पावर प्रोडक्शन इज ऑन डोमेस्टिक कोल। ये इस स्थिति में अगर डोमेस्टिक कोल
कि सप्लाई स्टेबलाइज होती है, इम्प्रूव होती है। बिल्कुल सर, यानी कि ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आई एम सॉरी सर, बातें आपसे और भी करनी थी, इसको इस मुद्दे को और परतें इसकी समझनी थी, लेकिन वक्त की कमी है सर। फिलहाल कुल मिला के ऑप्शन नहीं है सरकार के पास, इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी है कोल पर कि सरकार को भी कुछ ना कुछ करके कोल इंडिया को, बाकी सब को मिलकर इस क्राइसिस को हल करना ही होगा। और ये कम से कम एक आम आदमी के लिए एक अच्छी बात ही हो सकती है कि कोशिशें सरकार की तरफ से भी हो रही है और कंपनीज की तरफ से भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे शो पर आने के लिए। आलोक पर्ती सर, थैंक यू सो मच। पार्थ भट्टाचार्य जी, थैंक यू सो मच। देवाशीष मिश्रा, आपने भी वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। इसी के साथ आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, देखते रहें जी बिजनेस। नमस्कार।